हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज टुनटुन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10th साइंस। आपने डे 1 का क्लास देखा होगा। तो डे 1 में हम लोगों ने देखा था कि पहला चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट किए हैं और हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में परिभाषा देखा था और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैगा ये किसके जो होते हैं परिणाम स्वरूप होंगे, तो वो जो होगा रासायनिक परिवर्तन जो होता है करता है, रासायनिक परिवर्तन करेगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के क्लास जो डे 2 है इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि डे 1 में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो है ये पिछले टॉपिक में जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर जो डे 1 के अगर क्लास आप लोग किए होंगे स्टूडेंट, तो आपको यह आंसर पता हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण इसमें से कौन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन सी है बर्फ का पिघलना और ऑप्शन डी है दूध से दही बनना। क्या आप लोगों ने आंसर कौन है वो जान लिया है? अगर जान लिया है तो अच्छा है, ऐसे मैं आंसर आपको बता देता हूं। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें कौन है, तो हम आपको बताए थे कि बर्फ का पिघलना जो होता है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। क्या आपका यह पहला क्वेश्चन सही हो गया है ऑब्जेक्टिव का? तो आपने प्रीवियस जो वीडियो है डे 1 वाला वो आपने अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं बाबू इसमें कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो अब फिर ऑप्शन देखिए बाबू क्या क्या है। चीनी का पानी में घुलना, दूसरा ऑप्शन है पानी का उबलना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है लोहे में जंग लगना और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है बर्फ का पिघलना। तो इसमें कौन सा जो होगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? क्या आपने आंसर सोच लिया है? तो कौन होगा आंसर? और तो होगा सी नंबर जो आपको बताए थे लोहे में जंग लगना, जो कि बाहर में जब लोहे जो होते हैं नमी के संपर्क में आते हैं तो उनमें जो होता है भूरा कलर का जंग लग जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है बाबू। ठीक है, तो किसका जो है 2 में 2 सही हो गया है ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव सही हुआ है तो आपने डे 1 वाला वीडियो बहुत ही बेहतर से आपने देखा होगा। ठीक है, आगे की हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। आपको हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, तो उसमें कौन कौन जो थे वो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को बताते थे। अगर आपने सही से याद किए होंगे कॉन्सेप्ट को, अगर लिखा होगा नोटबुक में तो आपको याद होगा बाबू कौन सा है। तो उनमें से यहाँ पर ये क्वेश्चन उल्टा थोड़ा पूछ दिया, ये बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो रंग में परिवर्तन ये तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है बाबू। अवस्था में भी परिवर्तन, हाँ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ताप में भी परिवर्तन होता है, हाँ होता है ताप में परिवर्तन। तो ये तीनों जो है बाबू ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो लास्ट है डी में कि आकार में परिवर्तन, तो ये डी नंबर जो है बाबू ये जो होंगे रासायनिक अभिक्रिया की जो होंगी विशेषताएं नहीं है। आप पहले बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता जो हमने बताया था वो कितने था। ठीक है, कमेंट्स करके बताइएगा बाबू। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को आप फटाफट देखिए और क्या होगा बाबू?
तो याद होगा आपको, तो अभिकारक कहते हैं। देखिए, जो अच्छे तरीके से जो पढ़े होंगे, वीडियो को देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे और एक बार जरूर रिवीजन किए होंगे, उनको सारे क्वेश्चन जो है चारों में चारों जो होगा ऑब्जेक्टिव सही हुआ होगा। ठीक है बाबू, तो आगे और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यहां पर है 5वां क्वेश्चन जो है ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जो कि बताए थे। ऐसे आपको हम एग्जाम्पल में भी बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया जब डिफिनीशन दिए थे उसके नीचे में बताए थे। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसका भी एनसीईआरटी का हमने फिगर देखा था बाबू। ठीक है, तो याद करिए कौन सा जो होगा पदार्थ बनेगा, कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए पहले दिया हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होते हैं सल्फेट, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, और सी ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए कौन सा होगा। तो आपको अगर याद नहीं है तो बाबू आप सही से नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, दो मैग्नीशियम जो था ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो दो गो जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो कौन होगा सही बाबू। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव भी आपका सही हुआ बाबू। अगर हो रहा है तो बहुत बेहतर, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आगे देखिएगा 6ठा नंबर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, यहां पर देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंड पेपर को क्यों साफ किया जाता है। आपको जब एक्सपेरिमेंट समझा रहे थे तो उस समय हम बताए हैं कि सैंड पेपर से हम लोग जो होते हैं मैग्नीशियम को क्यों, यानी मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। क्या आपको याद है बाबू। तो अगर याद है तो बताइए ऑप्शन में क्या है वह चीजें लिखा हुआ, ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। तो पहला लिखा हुआ है ऑप्शन में कि धूल हटाने के लिए हम क्या सैंड पेपर का यूज करते हैं, और बी नंबर में बोला है कि चमक बढ़ाने के लिए, क्या साफ कर देने पर चमक बढ़ जाएगा, इसके लिए हम लोग जो होते हैं सैंड पेपर का प्रयोग करते हैं। या सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए, या डी नंबर ऑप्शन है वजन कम करने के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही। तो वो होगा सी नंबर। आपको अच्छे से हम बताए थे कि मैग्नीशियम जो होते हैं कमरे के ताप पर, लेबोरेटरी में भी रखा होगा मैग्नीशियम रिबन, तो वो कमरे के ताप पर जो होते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है की परत चढ़ जाती है। उसे क्या करते हैं जलाने से पहले जो होते हैं सैंड पेपर से उसको साफ किया जाता है। ठीक है बाबू, तो ये जो है 6 वो हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है अभी तक जो पूछा हुआ, अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उससे जो रिलेटिव जो सब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है, जो कि 1 मार्क्स में होता है, अति लघु उत्तरीय जो होते हैं क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अति लघु उत्तरीय जो होंगे प्रश्न जो होते हैं वो एक पूछा गया है अभी तक में 2013 में पूछा है। तो वो क्या क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम जो होते हैं ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, समीकरण दे। क्या कर रहा है, समीकरण देने के लिए। तो समीकरण क्या होता है बाबू। तो मैग्नीशियम को जो होते हैं दो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं जलाएंगे, हीट देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम जो होते हैं ऑक्साइड बनते हैं, जो कि 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बनता है जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग होता है तब। ठीक है, तो ये रहा इसका इक्वेशन, समीकरण इसको बोलते हैं, समीकरण। ठीक है, तो ये
नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम जैसे ही टॉपिक खत्म करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछने की, उसको भी हम यहाँ पर लगे हाथे जो होते हैं देखते चलेंगे हर टॉपिक के बाद। ठीक है बाबू, तो ये था कल के क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है बाबू, तो आगे अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, तो रंग में परिवर्तन। क्या आप पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पर आपको लास्ट यहाँ पर इंड किए थे, तो उसमें बताए थे आपको बाबू कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो होती है विशेषताएं जो है कितने हैं, तो मतलब कि देखने के लिए हम कैसे पहचान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो परिवर्तन होते रहते हैगा रासायनिक अभिक्रिया में, उसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो जैसे कि विशेषता को देखें तो क्या है, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना, और अंतिम है गैस का निकलना। तो आज के क्लास में हम लोग जो है ये पांचों जो होते हैं विशेषता के बारे में हम लोग जो है अच्छे तरीके से जो होंगे अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये सभी विशेषताएं जो होती हैगा किस प्रकार से जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल रूप में जो होते हैं देखने को मिलता है बाबू। ठीक है, तो आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर है विशेषता रासायनिक अभिक्रिया की, वो है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तो यहाँ पर देखते हैं बाबू कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग का परिवर्तन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें रंग परिवर्तन होता है, और रंग परिवर्तन होता है तो हम जान पाते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जब हम साइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के घोल, जो कि पोटेशियम जो परमैंगनेट के जो घोल होता है वो एक्चुअल में कैसा कलर का होता है, बैगनी कलर का होगा। ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराता मतलब कि करता है तो घोल जो होता है धीरे धीरे अपना रंग खो देता है, यानी कि वह रंगहीन हो जाएगा। पहले जो था वहां पर देखे थे कि साइट्रिक अम्ल जो होता है पोटेशियम जो होते हैं परमैंगनेट के घोल, जो कि परमैंगनेट का घोल कैसा है, पहले से बैगनी कलर का है। अगर उसमें हम साइट्रिक अम्ल डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे हमें देखने को मिलता है कि पोटेशियम जो परमैंगनेट है वो अपना जो होता है रंग जो होते हैं खो देता है, अर्थात धीरे धीरे जो होता है वह रंगहीन हो जाता है, कोई भी कलर नहीं रहता है उसमें। ठीक है, और रंगहीन हो जाता है। इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया बैगनी से रंगहीन होने वाले रंग परिवर्तन द्वारा पहचानी जाती है। इसलिए यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि जब जो होंगे पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक अम्ल को, यानी कि साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। ठीक है, तो नींबू के जो होते हैं कुछ बूंदे अगर डाल दीजिएगा तो वह उसका कलर जो होता है बैगनी से जो होगा वह रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रंग परिवर्तन हुआ। ठीक है, साइट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं बाबू, तो नींबू का जो होता है रस एक साइट्रिक अम्ल का जो है स्रोत है। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने का जो है सो तरीका यहाँ पर बतला रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू। पहला यहाँ पर स्टेप में क्या करना है आपको कि एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml पतला पोटेशियम जो होगा परमैंगनेट का घोल लेना होगा। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब जो होता है इस प्रकार जो होगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब हो गया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमको क्या लेना है, पतला, मतलब कि गाढ़ा नहीं, पतला लेना है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल ले ले। ठीक है, यह बैगनी कलर का होता है। आपका कलर भी जो है सो वहां पर देखने को मिलेगा, कैसा कलर होगा, तो बैगनी कलर का आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पर हम कलर कर सकते हैं और देखने को मिलेगा कि यह जो हो गया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट को लिया है। ठीक है, जो कैसा कलर का होता है बाबू, बैगनी कलर का इसमें
अब क्या करना है दूसरे स्टेप में, इसमें ड्रॉपर की सहायता से साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस बूंद बूंद करके डाले और साथ साथ टेस्ट ट्यूब को हिलाए। अब क्या करना है कि एक जो होते हैं ड्रॉपर लेना है, जैसे कि छोटा सा ड्रॉपर लेकर के नींबू के रस को बूंदे बूंदे इसमें डालिए और टेस्ट ट्यूब को लेकर के क्या करना है बाबू, तो इसको हिलाते रहना है। ठीक है, हिलाते रहेंगे और हिलाते हिलाते ऐसा होगा कि यह पोटेशियम परमैंगनेट का जो होता है घोल, वह जो बैगनी कलर का था अब वह जो है सो रंगहीन हो चुका होगा, यानी कि बैगनी कलर से कलर के बाद कोई भी रंग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उसको कह देते हैं रंगीन। तीसरा जो है पॉइंट यहाँ पर स्टेप में कि पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का बैगनी रंग धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है और अंततः घोल क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जो होता है करने का तरीका है, ये स्टेप्स है। ठीक है, अब इसको थोड़ी जो है सो फिगर के रूप में अगर देख ले तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए जो इमेज है इसकी सहायता से अब समझते हैं। रंग में परिवर्तन जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की जो है ये भी विशेषता होती है। तो देखिए यहाँ पर है कि ये है टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में क्या है बाबू, तो पोटेशियम जो होते हैं और मैग्नेट है। ठीक है, एक ट्यूब में हम क्या करते हैं, पोटेशियम और मैग्नेट जो होता है लेते हैं। फिर हमने क्या किया, ये है ड्रॉपलेट, ड्रॉपर से जो क्या करेंगे कि नींबू का जो रस है उसको ड्रॉपर में ले लेंगे और बूंदे बूंदे जो होते हैं डालेंगे और उसको क्या करते जाएंगे बाबू, हिलाते जाएंगे। ठीक है, और जैसे हिलाते हिलाते उसके बाद देखते हैं तो देखिए ये बैगनी कलर से कैसा हो गया, रंगहीन हो गया है और यहाँ पर जो होता है बैगनी रंग जो होता है गायब हो जाता है और घोल रंगहीन हो जाता है। ये आप देखिए। ठीक है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा। ठीक है, समझने में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे के जो है विशेषता के बारे में देखते हैं। अब दूसरी विशेषता है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, स्टेट में परिवर्तन की अब विशेषता देख रहे हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा पहचानी जाती है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो कौन है, मोमबत्ती का जलना इसका एक उदाहरण है बाबू। ठीक है, मोमबत्ती का जलना जो है सो एक क्या है, अवस्था में परिवर्तन का एक जो है सो उदाहरण है और ये है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो जब मोम जलता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब मोम जब बनेगा तो वह जो होगा, मोम जो होता है पहले पिघलता है, द्रव के रूप में हो जाएगा और उसके बाद जो होते हैं द्रव अवस्था के बाद वो जलते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं बनते हैं। मोम ठोस होता है, जानते हैं आप, जल द्रव होता है, जबकि जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो यहां पर देखिए बाबू कि एक मोम के उदाहरण से हम तीनों अवस्था के बारे में पढ़ लिए। पहले ठोस था मोम, अब द्रव अवस्था में, उसके बाद बदला, उसके बाद गैस अवस्था में। तो ये देखने को हमें मिल रहा है कि ठोस में भी परिवर्तन होता है यहाँ पर। और ये ठोस में जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए है कि परिवर्तन हो रहा है, ये हो गए अवस्था में परिवर्तन। तो इसलिए मोम के दहन की अभिक्रिया में भौतिक अवस्था ठोस से द्रव अवस्था और फिर गैसीय अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो होता है क्रम के अनुसार जो होता है ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में, ये हो जाते हैं रासायनिक परिवर्तन के मतलब कि रूप में, क्योंकि वहां पर जो होता है एक नए पदार्थ भी बन रहा है बाबू। ठीक है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो होगा ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको इमेज के रूप में कैसे दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रहा है आपको बाबू कि यह जो है ठोस जो है और ये हो जाएगा द्रव और ये हो जाएगा गैस। ठीक है,
तो ठोस अवस्था में देखिए यहाँ पर है, और जब जलाते हैं मोमबत्ती तो इस प्रकार से रहता है। जब थोड़ा जल जाता है उसके बाद देखते हैं कि यह जो है मोम जो है इसको क्या होता है, द्रव अवस्था में बदलना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद देखते हैं कि यही जो होते हैं धीरे 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 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो द्रव जल जो होता है वह भाप बन के ऊपर में निकलता है, और साथ ही जो होते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं गैस भी निकलते हैं, और वहां पर आपको जो है इमेज में अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाता है यहाँ पर रासायनिक जो होते हैं परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहां पर H2O और CO2 जो होते हैं उत्पाद के रूप में बन रहा है। ठीक है, अब अगले जो होते हैं विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अब तो तीसरा जो है तापमान में परिवर्तन। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो बाबू आपको क्या अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है अगर बाबू, तो इसको कंटिन्यू जो होता है रेगुलर क्लास आपको करना है, और नोटबुक में जो होते हैं नोट करते चलना है। ठीक है, और आपको अगर कोई भी जान पहचान के अगर दोस्त है, रिलेटिव है, तो उनको भी यह वीडियो जो है शेयर करना है। आप ही सिर्फ नॉलेज नहीं लीजिएगा, उनके लिए भी थोड़ा जो है सो शेयर कर दीजिएगा, तो उनका भी जो है सो भला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके। ठीक है, तो चलते हैं तीसरा जो है टॉपिक है बाबू तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन को समझते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ जो होता है चूना, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, ठीक है, CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं बाबू। ठीक है, और इंग्लिश में जो होते हैं सिलेक्ट लाइन जो होते हैं बोलेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड को अजला चूना, जिसको कहते हैं शुष्क चूना, क्यूक लाइन जो होते हैं कहा जाता है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CaO, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना, और शुष्क चूना को क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बाबू कि जब क्विकलाइन की पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तापमान कैसे बदलता है। यह जो होते हैं एक तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगर क्विकलाइन यानी कि शुष्क चूना को अगर पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका तापमान जो होता है बदलता कैसे है। ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं कि वह पहले जो होता है ठंडा रहता है, लेकिन जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से होते हैं देखते हैं बाबू। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्विक लाइन में पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मतलब कि हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और बहुत अधिक ऊष्मा क्या होता है बाबू, बहुत अधिक जो होता है ऊष्मा ऊर्जा जो होता है उत्पन्न होती है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जब हम क्या करते हैं कि शुष्क चूना को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो हम क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो होंगे वह जो होते हैं गर्म हो जाते हैं। ठीक है, यानी उसमें जो होता है ऊष्मा जो होता है उत्पन्न हो चुका है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में। और वह मिक्सर को अगर आप छुइएगा, ठीक है, तो छूने से क्या होगा, आपको गर्मी का महसूस होगा वहां पर। और इसमें जो है सो ऊष्मा का मतलब कि उत्पत्ति हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अभिक्रिया जो होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है कहलाती है।
ठीक है ना, वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होगा उष्मा का उत्पन्न मतलब उष्मा का निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम कौन से कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात उष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया जो है ये कहलाएगी। अगर इस अभिक्रिया की बात करें तो कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर निम्न चरणों से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू कि यह अभिक्रिया निम्न सरल चरणों द्वारा जो होती है की जा सकती है, और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में है कि एक कठोर कांच के बीकर में क्या होता है, कठोर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हीट उष्मा जो है से उत्पन्न होता है। अगर वह कठोर नहीं रहेगा तो ये भी हो सकता है कि वह जो है गल जाए, ठीक है, तो उष्मा की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होता है कि एक ठोस कांच के बीकर में हम क्या करते हैं 10 ग्राम जो होते हैं क्यूक्लाइन जो होते हैं लेते हैं, यानी कि शुष्क चूना लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करेंगे हम लोग कि इसमें धीरे धीरे पानी को मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। फिर बीकर को सावधानी से छुए, ताप अगर उसके बाद जब छुएंगे आप तो ताप क्या हो जाता है, बढ़ने के कारण यह काफी जो होगा गर्म महसूस होगा, ठीक है। चूना जो होते हैं देखे हैं जो पूरी तरीके से जो होता है सूखा हुआ होगा, उसमें अगर पानी मिलाइएगा तो धीरे धीरे जो होता है देखिएगा थोड़ा देर के बाद जो होगा वह हीट हो जाता है, ठीक है, उसी की एग्जाम्पल की चर्चा चल रही है। ये जो हो गया, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो है उष्मा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसी जो जहां पर उष्मा की उत्पत्ति होती है जिस अभिक्रिया में, उसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, याद रखना है आपको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट में यहाँ पर है कि जिंक के कणों और पतले सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच क्या करना है बाबू, जिंक के कणों, जिंक के जो होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं गोलाकार दाने को, ठीक है, कणों, और पतले सल्फ्यूरिक अम्ल। पतले यहाँ पर कहने का मतलब है पतला, गाढ़ा पतला समझते हैं ना आप, तो यहाँ पर पतला, ठीक है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो पतला जो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बन के हवा में जलने की अभिक्रिया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भी बहुत अधिक उष्मा जो होती है उत्पन्न करती है। ये भी सब अभिक्रिया देखे कि जिंक के जो होते हैं छोटे छोटे दाने और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करिएगा, तब भी देखिएगा कि जो उनके उत्पाद बनते हैं वो भी जो होंगे वह मतलब कि उष्मा को उत्पन्न करता है। चाहे आप कार्बन को अगर हवा में जो होते हैं वहां पर जलाइएगा तब भी जो होगा आपको मतलब कि उष्मा की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब जो है अगले पॉइंट में देखते हैं कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड जो एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है ना। अभी इसको हम एक्सपेरिमेंटल जो है ये सब चीजें हैं, आगे की हम लोग फिगर में इसको देखेंगे, ठीक है, कि बेरियम जो होते हैं हाइड्रोक्साइड को अमोनियम जो होते हैं क्लोराइड के साथ, ठीक है, दोनों के साथ में एक टेस्ट ट्यूब में लिया जाएगा और इसको क्या कर देंगे मिलाकर कांच की एक छड़ से, ठीक है, कांच की छड़ से उसको हम क्या करते हैं हिलाया जाता है। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेरियम क्या बनता है, क्लोराइड बनते हैं और अमोनिया जो है बनेगा और क्या बनते हैं, जल जो होते हैं बनता हुआ दिखाई देगा। क्या क्या बनता है, जब हम लोग जो होते हैं बेरियम जो होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, बेरियम जो होते हैं क्लोराइड और अमोनिया बनता है और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। आगे की जो होते हैं फिगर में इसको हम रिएक्शन को भी लिखा गया है तो आपको देखने को मिलेगा। और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा जो होती है वह ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और अभिक्रिया मिश्रण का तापमान कम हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जो था वह बेरियम जो होता है
हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड को जब मिलाया गया तो उस समय जो था मतलब कि गर्म था, ठीक है, वह जो है घोल। लेकिन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा देर होता है और उत्पाद बनता है तो क्या होता है कि वह ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऊर्जा का अवशोषण हो गया है। तो ऊर्जा का जहां पर अवशोषण होगा उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है बाबू। तो इस अभिक्रिया में बहुत अधिक उष्मा ऊर्जा जो होती है अवशोषित हो जाती है और इस अभिक्रिया मिश्रण का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसे जो होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए ताप में कमी होना इस अभिक्रिया की क्या होती है, विशेषता है। किसकी, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया की जो होती है विशेषता होती है। तापमान घट गया अर्थात कि उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ है, तापमान बढ़ गया तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ है, ठीक है बाबू। अब देखते हैं फिगर के रूप में, ठीक है, कि कैसे जो है सो अभिक्रिया होती है। देखिए बाबू, पहला जो है एग्जाम्पल जो लिया गया है यहाँ पर, यह है क्विकलाइन यानी कि शुष्क चूना का है। तो देखिए यहाँ पर है शुष्क चूना, मतलब सूखा चूना है, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। 10 में लिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम बीकर में लिए हैं उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो होंगे जल डालेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर जल जो है सो रखा जा रहा है चूना के अंदर में, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोली ऐड वाटर टू द बीकर। बीकर के अंदर में जो होते हैं जो बर्तन है उनमें जो है थोड़ा सा पानी जो होगा स्लोली, मतलब धीरे धीरे, है नहीं कि एक के बार बोझ दिए, ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे पानी डालते चलना है। उसके बाद क्या होता है, देखते हैं कि थोड़ा देर के बाद जो होता है ये कैल्शियम जो होंगे, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होते हैं वाटर से जो होते हैं अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम जो होते हैं ये हो गया ऑक्साइड प्लस H2O। तो ये जो होते हैं कैल्शियम जो होते हैं ये वाटर के प्रभाव से क्या होगा, तो ये अपना जो होता है कैल्शियम 2 गो इलेक्ट्रॉन खो देता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये ले लेता है ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होते हैं 2 गो हाइड्रोजन आयन, मतलब कि हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया और ये कौन ले लेता है, तो ये लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब क्या करता है कि ये कैल्शियम जो होते हैं अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन खो दिया है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ने एक किया है, लेकिन कै गो है हाइड्रोजन, 2 गो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम जो होते हैं यहाँ पर ये 2 गो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है इससे जो होता है साथ में मतलब कि मिल लेता है और एक जो होता है इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है और OH, ठीक है, और OH इस प्रकार से जो होते हैं क्या बना देता है, बन जाता है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और वहां पर जो होते हैं उष्मा जो होता है हीट जो होती है गर्मी देता है वहां पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जब आप ऑब्जर्व करिएगा, देखते हैं कि छू करके देखिए, हैंड है यहाँ पर, छू के देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि पहले की तुलना में जो यहाँ पर है जो हीट तापमान बढ़ चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो है एग्जाम्पल में देखते हैं आगे। दूसरा हम लोग लिए थे बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिएगा बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड में हमने क्या किया था, तो अमोनियम क्लोराइड को हमने ऐड कर लिया था, और अमोनियम क्लोराइड को जब ऐड करते हैं तो वहां पर जब मिक्सअप करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि केमिकल जो होते हैं ग्लास में धीरे धीरे जो होता है ठंडा पड़ते जाएगा, और अंतिम में जो होता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर बन जाते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो रासायनिक अभिक्रिया, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इससे क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड बन गया है, ये है अमोनिया, और ये होते हैं 2 गो H2O बना है, ठीक है।
और यहाँ पर जब अंत में अगर आप फिर से ऑब्जर्व करिएगा तो पहले की तुलना में जो होते हैं यह जो है बीकर जो है छुइएगा तो ठंडा महसूस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है तीसरा तो देखे हैं ताप में परिवर्तन, आगे देखना था ना। तो अब चौथा देखते हैं अवक्षेप का निर्माण बाबू। तो अवक्षेप का जो है निर्माण देखिए, अवक्षेप वह अघुलनशील पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है और विलयन से जो होता है अलग हो जाता है। अवक्षेप क्या है कि अघुलनशील जो होते हैं ये पदार्थ होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं फलस्वरूप जो होता है बनता हुआ दिखाई देगा और यह विलयन से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है अवक्षेप बनाने की जो होती है विशेषता से पहचानी जाती है। तो देखते हैं बाबू कौन से है। तो उदाहरण के लिए ले तो जब पोटेशियम आयोडाइड के घोल को सीसा नाइट्रेट यानी कि लीड नाइट्रेट के घोल में मिलाया जाता है तो सीसा आयोडाइड का पीला जो होते हैं रंग का अवक्षेप जो होता है बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड को सीसा नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो सीसा के आयोडाइड जो होता है बनता है और ये जो होते हैं पीले रंग का जो होता है अवक्षेप बनाता है। यहां दोनों अभिकारक घोल जो होते हैं रंगहीन होते हैं, यानी कि जो पोटेशियम आयोडाइड के घोल है या सीसा नाइट्रेट के जो घोल है वह मिलाने से पहले देखें तो ये जो होते हैं रंगहीन होते हैं, परंतु जब इनको आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो एक अवक्षेप बनता है जो कि होता है पीला कलर का। ठीक है, जो क्या है अवक्षेप का, तो वो होता है सीसा आयोडाइड। इस रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार किया जा सकता है जैसे कि नीचे में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml सीसा नाइट्रेट का घोल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए, तुरंत सीसा आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है झट से। ठीक है, और घोल पीला हो जाता है इसलिए रंग में परिवर्तन भी दिखाई देता है हमको। आगे की देखें बाबू, तो सीसा नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में हमने दो घोल यानी कि दोनों क्या था द्रव रूप में को अभिकारक के रूप में लिया और सीसा आयोडाइड यानी कि ठोस को अवक्षेप के रूप में प्राप्त किया। इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, अवस्था में परिवर्तन भी दर्शाती है। यानी कि यहाँ पर ये दर्शाना चाह रहे थे यहाँ पर कि पहले जो था द्रव था और द्रव से अब क्या बन गया है, ठोस बन गया है। तो यहाँ पर अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, तो अवस्था के परिवर्तन में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर अवक्षेप भी बन रहा है। तो इसलिए जो है सो इसको हम एग्जाम्पल किस में लिए है बाबू, तो अवक्षेप के निर्माण में। ठीक है, और आप ऐसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको किस मकसद से समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर बताना होगा कि जो पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, और ये जो सीसा जो होते हैं नाइट्रेट वो जो है सो द्रव अवस्था में है और जो इनसे उत्पाद मिला है सीसा आयोडाइड ये होते हैं ठोस अवस्था में। तब वहां पर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या किया है, अवस्था में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब पतला सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफेद जो होता है अवक्षेप बनता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया कि जब पतले सल्फ्यूरिक अम्ल को बेरियम जो होते हैं क्लोराइड के घोल में आप मिलाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, बेरियम सल्फेट बाबू, और वह जो होता है एक अवक्षेप बनाता है जो कि होता है क्या, सफेद कलर का होता है, और वह अवक्षेप क्या है बाबू, तो बेरियम सल्फेट है। ठीक है, इसलिए बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनना इस अभिक्रिया की एक स्पष्ट जो होती है विशेषता है। तो आप जो है ध्यान पूर्वक जो है इन सभी पॉइंटों को समझेंगे बाबू और नोट भी करते चलना है।
ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको फिगर के रूप में। एक्सपेरिमेंटल फिगर है बाबू। आगे यहां पर देखिए हमने क्या लिया है यहाँ पर कि लेड नाइट्रेट का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया घोल, ठीक है। पीबी होल ट्वाइस जो है NO। और आगे देखिए इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड का जो होता है सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया, यानी कि घोल को। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लेड जो होता है, आयोडाइड जो होते हैगा, इसका देखिए पीला अपक्षेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही पीला अपक्षेप जो होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, तो ये पीला अपक्षेप के द्वारा जो होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अच्छा उधर से इधर था। तो ये उत्पाद के रूप में बेरियम क्लोराइड बना था, क्या बना था, अमोनिया और वाटर बना था, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब जो होते हैं, ये दूसरे उदाहरण है वहां पर कि तीसरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक तो बोल रहे थे, उसके साथ में मिक्सअप हो गया हुआ। तो यहाँ पर जो है लेड आयोडाइड जो होते हैं अपक्षेप के रूप में, जो कि पीला रंग का हो गया है, वो आपको देखने को मिल रहा है। जब आप जो होते हैं बेरियम जो होते हैं हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब लेते हैं तो ये बन जाता है बेरियम क्लोराइड और अमोनिया, और ये होता है वाटर बनता है। ये जो है तो पिछले एक्सपेरिमेंट वाला भी है, वो हटा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलिए अब आगे की जो है वीडियो में देखते हैं, जो कि लास्ट जो है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है, इसको भी अब लास्ट समझना है। इसको गैस का उत्सर्जन बाबू, तो गैस के उत्सर्जन को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि जब इंक के कण, ठीक है, जिसको जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, पतले जो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, बुलबुले। और ये बुलबुले क्यों बनते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए जो होते हैं वहां पर बुलबुले आपको दिखाई देता है। पतले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल के स्थान पर पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रयोग में लिया जा सकता है, या तो पतले जो होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप ले सकते हैं HCl, ठीक है, और यहाँ पर है सल्फ्यूरिक H2SO4। इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के रूप में। तो क्या करिएगा, एक कोनिकल फ्लास्क यानी कि टेस्ट ट्यूब भी होता है, लेकिन कोनिकल आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, में 2 से 3 जिंक के कण ले लेना है, यानी कि छोटे छोटे दाने। जिंक के कणों पर पतला सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में जो होगा पतला सल्फ्यूरिक अम्ल को डालना है। थर्ड में क्या करने हैं कि जिंक के कणों के पास जो बनने वाले जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं बुलबुले जो होते हैं आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिखाते हैं आपको, अभी आसानी से देखे जा सकते हैं। जब हम कोनिकल फ्लास्क को हाथ से छूते हैं तो यह गर्म महसूस होता है, और वहां पर देखिएगा तो हीट भी जो होता है उत्पन्न होता है यहाँ पर। तो ये कौन से बताइए, तो अभिक्रिया के उदाहरण है उष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में गैस के उत्सर्जन के कारण ताप में परिवर्तन भी होता है। इस प्रकार जब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट पर डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी ध्यान में रखना है बाबू। अगर जब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को टेस्ट ट्यूब में किस पर डाला जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट पर
डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। ठीक है, जब जिंक ग्रेन्यूल जो होते हैं उस पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया तो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकला, लेकिन जब जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट पर जब डाला गया तो कौन सी गैस निकली, तो CO2। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यह अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन द्वारा पहचानी जाती है यहाँ पर, कि यह अभिक्रिया यहाँ पर जो है सो हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 5 जो है हम लोगों ने यहाँ तक की 5 विशेषताओं को देखा जो कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए जो है से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इन 5 में से कोई भी विशेषता आपको अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलता है, अर्थात कि वहां पर जो है सो यह विशेषता के रूप में जो होता है कार्य कर रहे हैं, या आपको कोई भी 2 पदार्थों के बीच में इन 5 विशेषता में से कोई भी नजर आ गया तो समझ लीजिए कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए उसी का जो है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फिगर है कि 2 से 3 जो होते हैं जिंक ग्रेन्यूल जो होते हैं एक कोनिकल फ्लास्क में लिया गया है। इस प्रकार के जो देखिए फ्लास्क जो होते हैं इसी को बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि पतला जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया गया है और उस जिंक ग्रेन्यूल पर जो होता है डाला गया है। देखिए छोटे छोटे जो होते हैं बुलबुले यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि यह किसके कारण हो रहा है, तो ये जो है सो हाइड्रोजन गैस के जो होते हैं निकल रहा है इसके कारण। जैसे कि जिंक है बाबू, और यहाँ पर जो है सो क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4 है। ठीक है, 2 को अगर हम जिंक ले लेते हैं तो इसकी अभिक्रिया करेंगे तो Zn+2 है ना, एक 2 प्लस देगा, तो यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन 2 और SO4 2 माइनस, यानी कि इसका जो होता है आयन के रूप में जब होता है ये टूटते हैं H2SO4 तो क्या होगा 2H प्लस और SO2 माइनस बनते हैं, और जिंक जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्यागते हैं तो जिंक जो होते हैं आयन में बन जाते हैं। ये जिंक आयन जो होते हैं और यहाँ पर जो माइनस में है सल्फेट जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देते हैं, जिंक सल्फेट बनाएंगे, और जिंक सल्फेट और यहाँ पर 2 जो होते हैं हाइड्रोजन है वो आपस में जो होते हैं मिलते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, और यही हाइड्रोजन गैस जो होते हैं बुलबुले के रूप में जो होते हैं देखने को मिल रहा है आपको फिगर में। देखिए, और जब आप इसको टच करिएगा तो ये आपको जो होता है कि वह हाइड्रोजन गैस को निकलने के कारण वहां पर हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में देखिए यहाँ पर ये है ये बुलबुले निकल रहे हैं, ये क्या है हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो था लास्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता थी। एनसीईआरटी में भी इसका फिगर का जिक्र किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर तो कॉर्क लगाया गया है और कॉर्क के साथ में जो है एक पाइप लिया गया है जो कि खुला हुआ है। ठीक है, कांच की जो होती है एक नली है और शंक्वाकार फ्लास्क कहिए जिसको कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। यहाँ पर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है, दानेदार जो है क्या है जस्ता है जिसको जिंक बोलते हैं। ठीक है इंग्लिश में। तो इसमें जब अभिक्रिया होती है बाबू तो ये देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है निकलती हुई दिखाई देगी, और ये जो है सो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये है हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, तो बाबू आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को हमने देख लिया और इन सभी रासायनिक विशेषताओं को देखकर आप जो है सो पहचान पाते हैं कि सही में रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप लोग जो है अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा है, जो कि हम लोगों को क्लास स्टार्ट किया हुआ भी दूसरा ही दिन चल रहा है। तो आप लोग जो है बाबू अच्छे तरीके से और इसी प्रकार से पढ़े और नोट्स बनाइए। ठीक है, तो गुड नाइट बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बाबू।